नमस्ते, मैं हूं एडवोकेट राजुल अग्निहोत्री। आज हम चर्चा करेंगे हमारे पास आ रहे कुछ सवालों के बारे में जो गिरफ्तारी से संबंधित हैं। हमारे बहुत सारे दर्शकगणों द्वारा ऐसे सवाल आ रहे थे कि सर हमारे ऊपर अजमानती अपराध की एफआईआर हो गई है, सर 307 आईपीसी हमारे ऊपर लग गई है, 436 आगजनी की रिपोर्ट हो गई है, सर 326 में हमारे ऊपर एफआईआर हो गई है, पुलिस हमें गिरफ़्तार करना चाह रही है और हम गिरफ़्तारी के डर से छुपे हुए हैं। अगर पुलिस हमें गिरफ़्तार करती है तो पूरी संभावना है कि पुलिस हमें लॉकअप में बंद करके हमारे साथ मारपीट करेगी। ऐसा क्या उपाय है कि हम पुलिस द्वारा की जा रही इस मारपीट से बच जाएं? गिरफ्तारी से संबंधित और भी कई सारे सवाल हमारे दर्शकगणों द्वारा हमारे सामने आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आज कुछ डाउट्स क्लियर किए जाएं। तो जैसा कि पुलिस हिरासत में मारपीट का डर है, सबसे पहले अगर किसी मामले में आपको गिरफ्तारी का डर है तो देखिए, सबसे पहले आप सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत सेशन कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत लगा सकते हैं अगर आपको गिरफ्तारी किए जाने की संभावना है और ऐसी गिरफ्तारी किए जाने के उपरांत आपको पुलिस हिरासत में मारपीट की संभावना है। तो आप एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सेशन कोर्ट के समक्ष फाइल कर सकते हैं। अगर किन्हीं कारणों से ऑनरेबल कोर्ट ने किन्हीं कारणवश आपकी जमानत याचिका स्वीकार नहीं की और निरस्त कर दी, तब क्या होगा? आपके सर पर फिर से वही गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। इसके लिए कुछ उपबंध हैं, उनके बारे में हम आज बहुत शॉर्ट में चर्चा करेंगे। देखिए, गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तारी का नाम सुन के ही आदमी के दिमाग में एक छवि आती है खाकी कपड़े पहने एक पुलिस वाले की कि कोई पुलिस वाला आएगा, हमें हाथ में हथकड़ी लगाएगा, हमें गिरफ्तार करके लॉकअप में ले जाएगा, बंद कर देगा, हमारे साथ मारपीट करेगा। नहीं, गिरफ्तारी का अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता, हमारी जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है जिसे सीआरपीसी कहते हैं, आप सब लोगों को भलीभांति परिचित होना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी का अधिकार केवल पुलिस को ही नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी का अधिकार एक व्यक्ति, एक आम आदमी से लेके पुलिस से लेके मजिस्ट्रेट तक को गिरफ्तारी का अधिकार है। पुलिस कैसे गिरफ्तार करती है शायद आप सभी लोग जानते हैं। अब रही बात उस सवाल की कि पुलिस हिरासत में मारपीट होने का डर है, हम क्या करें? देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 अपने आप में उपबंध करती है कि अगर किसी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 उपबंध करती है कि अगर किसी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तो वो मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को या तो स्वयं गिरफ्तार कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकेगा और उसके बाद जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में भेज सकेगा। अब देखिए, समझने वाली बात है, धारा 44 की उपधारा 1 ने कहा क्या? धारा 44 की उपधारा 1 ने कहा कि कोई मजिस्ट्रेट जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है, ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकेगा और तत्पश्चात मीन्स आफ्टर अरेस्टिंग जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में भेज सकेगा। मतलब किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया
मजिस्ट्रेट को पावर है, द मजिस्ट्रेट हैव पावर, कि उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है, कोई भी अपराध, चाहे संज्ञेय हो, असंज्ञेय हो, जमानती हो, अजमानती हो, शमनीय हो, अशमनीय हो, कोई भी अपराध किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर अगर किया गया है तो ऐसे मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो ऐसे व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार करे या किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी का निर्देश दे, साथ में जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए। अर्थात अगर ऐसा अपराध जमानती है, ऐसा ऑफेंस बेलेबल है, तो भाई वो क्या करोगे, उस बंदे को बेल देनी पड़ेगी ना, उसको जमानत पे छोड़ना पड़ेगा। अगर नॉन वेलेबल है तो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करते हुए, अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए उसको अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। तो ये धारा 44 में मजिस्ट्रेट को शक्ति बताई गई है कि कब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करेगा। धारा 44 की जो उपधारा 2 है वो एक बात और कहती है कि कोई मजिस्ट्रेट जो किसी व्यक्ति का अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी व्यक्ति का वारंट काटने में सक्षम है, मजिस्ट्रेट को पावर है कि मैं इस व्यक्ति का वारंट काट सकता हूँ, तो भी मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ये तो हो गई धारा 44। और धारा 44 में मजिस्ट्रेट को दी गई शक्तियाँ। आप समझ चुके होंगे कि मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर अगर कोई अपराध किया जाए तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, करवा सकता है, जमानतों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे अभिरक्षा में भेज सकता है। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो जमानत पर छोड़ सकता है। साथ ही अगर मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति का वारंट काटने में सक्षम है तो भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। अब आते हैं चर्चा पे। मजिस्ट्रेट द्वारा की गई गिरफ्तारियां व्यवहारिक तौर पे बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आपने आमतौर पे ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं या कोई अपराध कर रहा है तो कोर्ट से ऑनरेबल मजिस्ट्रेट आएँ, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे ले जाएं, उसे अरेस्ट करें या उसे गिरफ्तार करें। ऐसा सामान्य तौर पे नहीं देखा जाता। अव्यवहारिक तौर पे कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। जैसे आपको एग्जांपल दें, त्रिपुरा के एडीएम शैलेंद्र यादव का आपने नाम सुना होगा। कोविड काल में कुछ लोग एक शादी के समारोह में व्यस्त थे। ऐसे लोगों को शादी गार्डन से बाहर निकालते हुए, उनकी बेइज्जती करते हुए उनको गिरफ्तार करने का काम शैलेंद्र यादव एडीएम त्रिपुरा द्वारा किया गया था, जिसमें बाद में उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। खैर, और भी समय समय पे मजिस्ट्रेट व्यक्तियों को गिरफ्तार करते मिल जाते हैं, परंतु अक्सर करके ऐसा नहीं होता। अक्सर करके धारा 44 जो है, अक्सर करके धारा 44 का फ़ायदा ऐसे व्यक्ति उठाते हैं जो किसी अपराध के अभियुक्त हैं या जिन पे किसी अपराध करने का आरोप लगा है या जिन पे कोई एफआईआर है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति, इनको डर है कि हमें पुलिस हिरासत में अगर हम पकड़े गए तो पुलिस हिरासत में हमारे साथ मारपीट होगी, पुलिस वाले हमें बंद करके हमें लाठी डंडों से, लात घूंसों से मारपीट करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को जिसकी एफआईआर हो चुकी है और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद मारपीट का डर है, तो धारा 44 में देखिए, मजिस्ट्रेट तो आपको गिरफ्तार करने आपके घर आएगा नहीं, सामान्य तौर पे, व्यवहारिक तौर पे नहीं आएंगे। ऐसे में क्या करते हैं व्यक्ति, धारा 44 की एप्लीकेशन अपने एडवोकेट के थ्रू, धारा 44 सीआरपीसी की एप्लीकेशन अपने एडवोकेट के थ्रू कोर्ट के समक्ष लगाते हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष लगाते हैं कि सर, माननीय न्यायालय, मेरे ऊपर इस अपराध में एफआईआर की गई है, मेरे ऊपर इस अपराध का अभियोग है, पुलिस हिरासत में मेरे साथ मारपीट होने की संभावना है, पुलिस गिरफ्तार करते समय हमारे साथ मारपीट कर सकती है, तो हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष समर्पित होना चाहते हैं। तो जब धारा 44 की ऐसी एप्लीकेशन किसी ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष लगाई जाती है तो कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन स्वीकार कर लेता है जनरली, व्यवहारिक तौर पे, और ऐसा अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष समर्पित हो जाता है, सरेंडर कर देता है,
आत्मसमर्पण कर देता है और उसके बाद मजिस्ट्रेट जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसको अभिरक्षा में भेज देता है जेल। अगर हिरासत के समय पुलिस आके खड़ी हो जाती है कि सर इसने मारपीट की थी, जिस चाकू से मारपीट की थी अभी हमें वो चाकू नहीं मिला, या जिस चीज़ से इसने आग लगाई थी, जिन डंडों से मारपीट की थी वो डंडे नहीं मिले, तो हमें डंडों की ज़रूरत है, ऐसे अभियुक्त से पूछताछ की ज़रूरत है। तो पुलिस आके कोर्ट में अगर PR का आवेदन लगा देती है पुलिस अभिरक्षा में मांगे जाने का, तो भी न्यायाधीश को पावर है कि ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति की, जिसने कोर्ट में सरेंडर किया है, ऐसे व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में भी सौंप सकता है। परंतु अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती, इस बात की 100% संभावना होती कि पुलिस हिरासत में आपके साथ पुलिस मारपीट करती, क्योंकि आपको ऐसा शक है। परंतु जब आपने कोर्ट के सामने सरेंडर किया है तो आपको पुलिस हिरासत में देने से पहले, पुलिस के पास भेजने से पहले कोर्ट आपका मेडिकल कराएगी। मेडिकल में आपके शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं दिखेगा। उसके बाद आप अगर पुलिस रिमांड पर दिए जाते हैं और उसके बाद अगर आपके शरीर पर कोई चोट का निशान आता है आफ्टर मेडिकल, तो साबित हो जाएगा कि ऐसी मारपीट पुलिस ने की है और पुलिस के खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। तो इस डर से पुलिस आपके साथ मारपीट नहीं करेगी उस दशा में जब आप गिरफ्तार ना होके ऑनरेबल कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने समर्पण करेंगे अंतर्गत धारा 44 दंड प्रक्रिया संहिता। तो ये थी धारा 44 दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके मन में कोई भी शंका है या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या सीधे फ़ोन कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमें आपकी सहायता करने में बेहद खुशी होगी। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।